ये आदिवासी कौन है? जो आदिवासी हैं, उनको आदिवासी कहें, जनजाति कहें या वनवासी कहें? आजकल देश में स्थिति है, उसमें इन चीज़ों पे सोचना बड़ा ज़रूरी है। पूरे दुनिया में आदिवासी या ट्राइब्स है कहाँ? और बहुत चौंकाने वाला इसका जवाब है कि वो ऑस्ट्रेलिया में है, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में, एशिया में है। हमारे देश में लगभग 8.5% या 9% हमारे यहाँ पॉपुलेशन में आदिवासी की, लेकिन सभी आदिवासी जो है देश के आज की तिथि में 14-15 करोड़, 12-13 करोड़, वो सभी एक ही प्रकार के नहीं है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में जो लोग हैं, उनको ट्राइब नाम से पुकारा जाता है, लेकिन उनका इतिहास या तो उनकी फिलोसॉफी, उनकी जीवन शैली ये भील, गोंड और संथाल जैसी नहीं है, अलग है। सभी कास्ट के लोग, फिर वो किसी भी कास्ट के हो, दलित हो, पददलित हो, ओबीसी हो, ब्राह्मणिकल हो, ये सभी एक वर्ण और आश्रम सिस्टम में खुद को मानते हैं। सनातन के फ्रेमवर्क के बाहर जो जीते आए, वो सब हम आज भी आदिवासी गिनते हैं। कि आरएसएस को अगर सनातन धर्म प्यारा हो तो ये सप्त सिंधु का देश और सनातन धर्म उसका मूल पाया, फाउंडेशन, और उसके आधार पे नेशनलिटी नक्की की जाए, ये सब जो कल्पनाएं आरएसएस की है, उस कल्पना के बाहर रहने वाले लोग ये आदिवासी लोग हैं। उनको कितनी भी टोपी पहनाई जाए, सनातन की या हिंदू धर्म की या सप्त सिंधु की, आदिवासी न मानेगा, न कभी उसने माना है। कि आदिवासी शब्द को ये बीजेपी आरएसएस क्यों अलग करना चाहती है और इसको जनजाति और वनवासी से क्यों जोड़ना चाह रही है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आज हम जो आपसे साझा करेंगे, जो हम आपको समझाएंगे, वो चीज जिसको आप हमसे बार बार पूछ रहे थे, आदिवासी। ये आदिवासी कौन है? क्योंकि आज के दौर में अगर हम लोग देखें कि पिछले 12 साल से भाजपा सरकार है, तो आदिवासियों पर बहुत मेहरबानी सी की जा रही है और उनको भी हिंदू बताया जा रहा है। क्या है आदिवासी, इनको समझने के लिए आप देख सकते हैं कि हमारे साथ प्रोफेसर जीएन डेविड जी हैं। उनका परिचय की कोई जरूरत नहीं है, हम उनसे ही जानेंगे, क्योंकि उनसे बेहतर कोई शख्स हमें नहीं जानते कि जो इस चीज को समझा सके कि आखिर आदिवासी कौन है। साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दास स्वतंत्र के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो साहब हम यही जानना चाहेंगे हमारे दर्शक कि जो आदिवासी हैं, उनको आदिवासी कहें, जनजाति कहें या वनवासी कहें? बहुत शुक्रिया आपने बुलाया, और शुक्रिया इसलिए भी कि ऐसे भी अगस्त महीने में ही वर्ल्ड इंडिजिनस डे होता है, धूमधाम से मनाया जाता है। और जो आजकल देश में स्थिति है, उसमें इन चीज़ों पे सोचना बड़ा ज़रूरी है। तो आपका सवाल है, उसका जवाब देते एक दो चीज़ें थोड़ा बारकाई से देखना, नज़दीक से देखना ज़रूरी है। सबसे पहले तो पूरे दुनिया में आदिवासी या ट्राइब्स है कहाँ? और बहुत चौंकाने वाला इसका जवाब है कि वो ऑस्ट्रेलिया में है, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में, एशिया में है, यूरोप में नहीं है। अगर ट्राइब्स का मतलब बहुत पुराने समय से हमारे जो पूर्वज थे, उनके पूर्वज ऐसे हजारों साल पहले से, उनको अगर आदिवासी कहा जाए, तो फिर यूरोप के लोग उनके एंसेस्टर्स को आदिवासी नाम से क्यों नहीं पुकारते? ये जो सवाल है, थोड़ा टेढ़ा सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि ट्राइब्स की निर्मित ये कॉलोनियल एक्सपीडिशन के साथ जुड़ी है। जहां यूरोप के लोग गए और उस जगह पे वहां जो उनको कम्युनिटीज मिली,
उनका तो यूरोप के लोगों ने खत्मा किया, लेकिन जो बची उनको उन्होंने ट्राइब्स के नाम से पुकारना शुरू किया। हमारे देश में वो पूरे के पूरे लोग निस्कंदन उनका करना, कंप्लीट टर्मिनेशन करना, ये हुआ नहीं था। लेकिन ये तो जरूरी हुआ था कि 17वीं सदी में जब पोर्तुगीज, सबसे पहले पोर्तुगीज आए, उसके बाद फ्रेंच और डच और ब्रिटिश भी आए। तो 17वीं सदी में पोर्तुगीज और डच और फ्रेंच और उनके साथ अंग्रेज भी, हमारे यहाँ जितनी भी कम्युनिटीज थी उन सबको ट्राइब्स के नाम से ही पुकारते थे। धीरे धीरे जो सरकार के नजदीक गई, ऐसी कम्युनिटीज को उन्होंने ट्राइब के नाम से संबोधन करना बंद किया। अब ये एक थोड़ी मजे की बात लगती है कि अरे तो फिर ये ट्राइब्स है कौन है लोग? और कॉलोनियलिज्म से जुड़ी अगर ये चीज हो तो क्या कॉलोनियलिज्म के पहले, अंग्रेज आने के पहले यहाँ ऐसे लोग थे? यही लोगों के पूर्वज यहाँ थे या नहीं थे? तो उसका जवाब देते हमें ध्यान रखना चाहिए। आपने सही कहा कि लगभग 8.5% या 9% हमारे यहाँ पॉपुलेशन में आदिवासी की वस्ती है। अब तो सेंसस बहुत पुराना हो गया 2011 का, और 2011 में भी जहाँ जहाँ आदिवासी वस्ती है वहाँ सभी पूर्णतः सेंसस हो नहीं सका था, कुछ इलाके रह गए थे, कुछ जगह डिस्टरबेंस था और कुछ जगह अन्य राजकीय कारणों से वो सेंसस थोड़ा कम पड़ा था। लेकिन 9-10% हमारे 1.10 में से एक आदिवासी है इस देश में। लेकिन सभी आदिवासी जो है देश के आज की तिथि में 14-15 करोड़, 12-13 करोड़, वो सभी एक ही प्रकार के नहीं है। देखिए, जो भील है वो और संताल, उनमें काफी डिफरेंस है। तो भी हम ये कह सकते हैं कि भील, गोंड, संताल जो सेंट्रल बेल्ट में है वो एक तरह के हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में जो लोग हैं उनको ट्राइब नाम से पुकारा जाता है, लेकिन उनका इतिहास या तो उनकी फिलोसॉफी, उनकी जीवन शैली ये भील, गोंड और संथाल जैसी नहीं है, अलग है। और उससे भी अलग जो अंडमान के आदिवासी है वो बहुत प्राचीन, लगभग 65,000 ईयर्स बिफोर आवर टाइम वहां बसे है, ये जेनेटिक्स बोल रहा है। और यानी दक्षिण भारत के जो आदिवासी लोग हैं वो गोंड, भील, संताल से थोड़े अलग है, बहुत कुछ अलग है, और नॉर्थ ईस्ट के भी अलग है। इसके अलावा हमारे देश में नोमैडिक और पैस्टोरल कम्युनिटीज है, और कुछ नोमैडिक और पैस्टोरल कम्युनिटीज को अंग्रेजों के समय क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अंदर डाला गया था, और उन्हें आजादी के बाद वो जो क्रिमिनलिटी का नोटिफिकेशन पीछे खींचा, इसलिए नोटिफिकेशन निकाले गए, यानी डीनोटिफाइड ट्राइब्स अथवा डी नोटिफाइड एंड नोमैडिक ट्राइब्स नाम से पुकारा जाता है। तो संक्षिप्त में कहना हो तो देश के सभी 10-15 करोड़ आदिवासी और जो नोमैडिक कम्युनिटीज है वो भी शायद 10 से 12 करोड़ होगी, तो वो सभी एक ही प्रकार के नहीं है, उनका इतिहास अलग अलग है। लेकिन इन सभी लोगों में एक साम्य है, और वो है, और वो हम ज्यादातर आमतौर पे हम सोचते नहीं है, लेकिन सोचना चाहिए कि इस देश में जो भी भारतीय है वो मिले आपसे और आप उनसे पूछे कि आप कौन है, तो एक तो वो कहेंगे कि मैं कास्ट में हूं, या तो कहेंगे मैं ट्राइब में हूं। कोई भी ट्राइबल ये नहीं कहता कि मैं ट्राइबल हूं लेकिन मेरी कास्ट फलाना फलाना है, या तो कोई भी कास्ट का आदमी ये नहीं कहता कि मैं कास्ट में हूं लेकिन मैं फलाना फलाना ट्राइब का हूं। इसका मतलब साफ है
कि कास्ट भारतीय समाज से ट्राइब भारतीय समाज अलग है। फिर वो अंग्रेज आने के बाद उनको नाम मिला हो ट्राइब, या तो उसके पहले भी उनको आदिवासी नाम से पुकारा गया हो, लेकिन वो अलग है। तो वो कौन सी चीज में अलग है? वो अलग इस चीज में है कि सभी कास्ट के लोग, फिर वो किसी भी कास्ट के हो, दलित हो, पददलित हो, ओबीसी हो, ब्राह्मणिकल हो, ये सभी एक वर्ण और आश्रम सिस्टम में खुद को मानते हैं। और वर्णाश्रम सिस्टम के बाहर जो है वो कास्ट में नहीं है, वो ट्राइब है। और वर्णाश्रम सिस्टम को मानना, इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं नजदीकी से या दूरी से सनातन के साथ जुड़े वो कास्ट है। उसमें कुछ कास्ट ज्यादा हावी हो गए और बहुत सारे कास्ट को दमन सहन करना पड़ा, लेकिन वो सनातन के फ्रेमवर्क के बाहर जो जीते आए, वो सब हम आज भी आदिवासी गिनते हैं। इसका साफ मतलब है कि आरएसएस को अगर सनातन धर्म प्यारा हो, और जैसे सावरकर ने कहा था कि हमारा ये सप्त सिंधु परसों भी 15 अगस्त को माननीय प्रधान ने हमारे डेवलपमेंट की डेफिनेशन सप्त सिंधु के रूप में बनाई। तो ये सप्त सिंधु का देश और सनातन धर्म उसका मूल पाया, फाउंडेशन, और उसके आधार पे नेशनैलिटी नक्की की जाए, ये सब जो कल्पनाएं आरएसएस की है, उस कल्पना के बाहर रहने वाले लोग ये आदिवासी लोग हैं। तो उनको कितनी भी टोपी पहनाई जाए, सनातन की या हिंदू धर्म की या सप्त सिंधु की, आदिवासी न मानेगा, न कभी उसने माना है। वो आदिवासी इतने टॉलरेंट होते हैं, सहनशील होते हैं, कि वो आपके सामने बोलेंगे नहीं कि हम तो ये नहीं है। आपके सामने बोला हाँ, लेकिन उनके दिल में वो जानते हैं कि कोई भी आदिवासी ये वर्णाश्रम सिस्टम में कभी भी नहीं था, नहीं आएगा। तब फिर हम इसको समझना चाहेंगे कि आदिवासी शब्द को ये बीजेपी आरएसएस क्यों अलग करना चाहती है और इसको जनजाति और वनवासी से क्यों जोड़ना चाह रही है। इस पे भी बहुत काम हो रहा है जो हम लोगों को मिल रही है, लोग बता रहे हैं। देखिए, साइंटिफिक इतिहास जो है, जिसमें हम इंसान उत्क्रांति के प्रक्रिया से आगे बढ़ते आया जानवर ऐसा मानते हैं। मिथ्स में बात अलग होती है। मिथोलॉजी में ये निर्मिति की बात है, उसमें मनु आता है, फिर मनु बचाता है, वगैरह वगैरह। हाँ, और हर धर्म में, हर दुनिया के हर देश में ऐसी क्रिएशन स्टोरीज कहते हैं, ऐसी होती है, लेकिन वो अपनी जगह है। साइंस की नजर से अगर देखें, उत्क्रांति की प्रक्रिया में सबसे पहले जब होमोसेपियंस ये घूमते घूमते अफ्रीका से निकल के तो वो ये 5 6 खंडों में फैले, तो उस प्रक्रिया में शुरुआत में वो हंटर गैदरर्स थे, उसके बाद पेस्टोरल नोमैड्स हुए, उसके बाद एग्रेरियन बने, और एग्रीकल्चर जिसने स्वीकारा, उनमें से सभी ने एग्रीकल्चर कृषि नहीं स्वीकारा था। कुछ लोगों ने हंटिंग गैदरिंग शुरू रखा था, कुछ लोगों ने पेस्टोरल यानी जहाँ पास्चर्स होते हैं, जहाँ घास चारा होता है, ऐसी जगह वन या खुली जगह, वहां जानवर पालना, उनको बढ़ाना, उनके साथ जीना, ये स्वीकारा था। तो जो एग्रेरियन कम्युनिटी हुई, उन्होंने राज्य बनाए, उन्होंने धर्म बनाए, उन्होंने लेखन बनाया, किताबें बनाई।
लेकिन जिन्होंने ये एग्रेरियन लाइफ स्वीकारा ही नहीं था और सेमी नोमैडिक रहे, घुमंतु या अर्ध घुमंतु रहे, जो केवल गाय चराने वाले या भेड़िया चराने वाले, ऊंट चराने वाले, हत्ती के साथ वगैरह वगैरह रहे। ऐसी कम्युनिटीज ने कभी राज्य व्यवस्था खड़ी नहीं की। स्टेट एज ए प्रिंसिपल वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू देम। उनकी पूरी जिंदगी कलेक्टिव होती थी। उसमें जो व्यवहार थे उसके लिए राज्य व्यवस्था में निर्माण की कोई चलन की कोई करेंसी की जरूरत नहीं थी। वो अपनी कमोडिटी बनाते थे, कमोडिटी एक्सचेंज करते थे। सभी निर्णय जो है वो सामूहिक तरह से लेते थे। तो ऐसी जो कम्युनिटीज है वो सब इस वर्ण व्यवस्था के, आश्रम व्यवस्था के बाहर रही। लेकिन क्या ये सभी एक ही साथ निर्माण हुई थी कम्युनिटीज? तो ऐसा मानना गलत होगा। उनमें से कुछ स्थलांतर करते करते साउथ एशिया तक आई और अपना जीने का तौर तरीका उन्होंने शुरू रखा, एग्रेरियन नहीं बने। और कुछ ऐसी दूसरी कम्युनिटीज है जो स्टेट व्यवस्था बनने के बाद प्रमुख समाज से कभी कभी उनको तकलीफ, मुश्किल पैदा होने से समाज के बाहर चली गई। राजस्थान की बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज है। तो कुछ लोगों ने अपने व्यवसाय के रूप में, जैसे मच्छीमारी का व्यवसाय किसी ने स्वीकारा, तो वो सप्लाई लाइन पे है लेकिन प्रमुख समाज के बाहर है। बाकी का सवाल, इसलिए इसमें सैकड़ों कम्युनिटीज है, अलग अलग है, लेकिन ये सब उनका जो धर्म है वो वैदिक धर्म नहीं है। वो नहीं मानते वैदिक धर्म। उनकी जिंदगी में हमारे अन्य धर्मों के कुछ देव देवताएं आती है, लेकिन उनके लिए वो ज्यादा मायने नहीं रखती है। अब और एक बात है कि आदिवासी ये कानूनी तौर पे आदिवासी बने तो वो तो आजादी के बाद, लेकिन उनका फर्स्ट शेड्यूल जो बना था 1871 में, वो लॉर्ड मेयो ने, जिसने सेंसस शुरू किया, उसने ये शेड्यूल्स बनाने की शुरुआत की और इनको फिर अलग लिस्ट में डालना, ये संविधान जब निर्माण हुआ तो उसके बाद प्रक्रिया पूरी हुई। इसलिए आदिवासी ये बिल्कुल आराम से थे और फिर कोई आके उन्होंने हटाया, ये कहना गलत होगा। लेकिन ये भी गलत होगा कि ये किसी संस्कृत मातृभाषा होने वाले प्री हड़प्पन सनातन सिविलाइजेशन के टुकड़े टुकड़े बाहर बिखरे हैं, उनको वापस लाना जरूरी है। वो जो नजरियात है वो बिल्कुल ही गलत है, भूल भरा है, और उसे पुश करते रहना ये भी इन लोगों पे काफी एक तरह की एट्रोसिटी हम कह सके, एक जुल्म हो रहा है। इंडिजिनस शब्द ये अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के परिप्रेक्ष्य में ठीक था, क्योंकि यूरोपियन लोग वहां बसे और वहां की जो बची कुची जो कम्युनिटीज थी उनको इंडिजिनस कहा गया। हमारे यहाँ इंडिजिनस शब्द इस्तेमाल करना ठीक नहीं होगा। और वनवासी शब्द तो मुझे बहुत दुख होता है, कोई भी आदिवासी को, किसी भी आदिवासी को वनवासी शब्द सुनने में अच्छा नहीं लगता, उनको वो गाली लगती है। वो कहते हैं हम आदि पहले से यहाँ है, हम पहले से, यानी हर गांव में जो आदिवासी है वो सदियों से वहां बसे हैं। तो वो बोलते हैं कि हमारे जो पर्वत है नजदीक के, उसमें हमारे पुरखों की, हमारे पूर्वजों की हड्डियों से बने पर्वत है, इसलिए हम आदिवासी है।
तो आदिवासी इज अ सेल्फ चोजन डिस्क्रिप्शन। आदिवासी ये शब्द इस कम्युनिटी के लोगों ने खुद के लिए निकाला है। वनवासी शब्द हिंदू और वर्णाश्रम मानने वाले सनातनी आरएसएस ने उनके लिए निकाला है। और ट्राइबल शब्द कॉलोनियल अंग्रेजों ने इनके लिए निकाला है। तो हमें क्या चाहिए? इनके ऊपर कॉलोनियलिज्म थोपना है या वर्णाश्रम धर्म थोपना है, या इनको जो खुद है आइडेंटिटी का सेंस उसे स्वीकारना है? इसलिए इनको आदिवासी कहना ये बहुत सम्मान पूर्वक उनके तरफ बरतने का एक हमारा मौका है, वो गंवाना नहीं चाहिए। तब क्योंकि ये जो सवाल है इसको आपसे बेहतर कोई नहीं समझा पाएगा। आपने भाषाओं पर काम किया हुआ है। अगर हम लोग अपने भारत में ही आदिवासियों की भाषा देखें, क्या इनका कोई रिलेशन संस्कृत भाषा से इनकी भाषाओं का है या नहीं है? इसको भी थोड़ा सा समझा दो। दो स्कॉलर्स ने बहुत बेहतरीन काम पिछले 10-20 सालों में किया। एक का नाम है अन्विता अब्बी। उन्होंने अंडमान के आदिवासियों की भाषा का अभ्यास किया। और दूसरा है टोनी जोसेफ। उन्होंने जेनेटिक स्टडी अर्ली इंडियंस किया। ये दोनों को साथ मिला के हम ये काफी निश्चितता से कह सकेंगे आज कि अंडमान में रहने वाले आदिवासी कौमें, कम्युनिटीज, उनकी भाषा जो बोलते हैं वो कम से कम 45,000 साल पुरानी है। 45,000 साल की बात कर रहा हूं मैं। संस्कृत का जन्म ही इंडो यूरोपियन से हुआ और वो हमारे यहाँ साउथ एशिया में पहुंची वो यीशु के पहले 1400 साल, यानी आज से लगभग 3,500 साल पहले। तो कहाँ 3,500 साल पुरानी भाषा और कहाँ 45,000 साल पुरानी भाषा। इसलिए संस्कृत से अंडमान की भाषा निकलने का चांस ही नहीं था। नॉर्थ ईस्ट की जितनी भाषा है उसमें से एक भी संस्कृत से नहीं निकली है। जो दक्षिण के तरफ जो आदिवासी है उनकी भाषा कुछ हद तक द्रविडिक भाषाओं से मिलती जुलती है, लेकिन उनकी सभी भाषाएं द्रविडिक भाषा समूह की नहीं है। जो मध्य भारत में खास करके छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बाउंड्री पे और कुछ हद तक पुराने आंध्र प्रदेश के तेलंगाना के बॉर्डर पे गोंड बसे हैं, तो उनकी भाषा संस्कृत से नहीं निर्माण हुई। मुंडरी जो भाषा है वो द्रविडिक से होती है और गोंडी भाषा जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक से होती है। संस्कृत से निपजी भाषाएं कुछ आदिवासी बोलते हैं और वो आदिवासी कम्युनिटीज हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब में नहीं है कोई, पंजाब में कोई नहीं, लेकिन राजस्थान और कुछ हद तक गुजरात में है। यानी पश्चिम भारत के पश्चिम नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और वेस्टर्न इंडिया, उसमें जो आदिवासी बसे हैं उनकी भाषाएं संस्कृत से निपजी है। इसलिए सभी आदिवासियों की सभी भाषाएं संस्कृत से निकल आई, ये कहना संस्कृत के भी अन्याय होगा, इन भाषाओं पे अन्याय होगा और आदिवासियों पे अन्याय होगा, और सबसे ज्यादा अन्याय होगा वो साइंटिफिक ट्रूथ पे होगा। शुक्रिया साहब, आपने समझाया। एक चीज और सवाल वो भी उठा है, लोगों ने पूछा है, किसी भी अगर धर्म हम जाति को देखते हैं तो उसके एक जब जन्म होता है उसके रीति रिवाज और जब एक मृत्यु होती है उसके रीति रिवाज से हम लोग तुलना और कंपेयर करते हैं कि ये इससे जुड़ता है। तो अगर हम लोग इनके जन्म और मृत्यु के रीति रिवाजों को देखें तो क्या उसका ताल्लुक सनातन धर्म से आपको कहीं देखने को मिला है सर? किसी भी आदिवासी गांव में मैं जहां गया, और मैं सैकड़ों आदिवासी गांव में घूमा हूं पिछले 40-50 साल में, कहीं भी मैंने आदिवासियों में बनाया हुआ मंदिर, जो दीवारों से बंद है मंदिर, ऐसे देखा नहीं था। जहां तक जो देखा था उनकी पवित्रता की कल्पना है, व्हाट इज सेक्रेड उसकी कल्पना है। वो जैसे वो बहुत सारे आदिवासी पानी को
बहुत पवित्र मानते हैं और अपने ही घर में जो पीने का पानी रखते हैं वो जगह वो पवित्र मानते हैं। तो पेड़ों को पवित्र मानते हैं, कुदरत को पवित्र मानते हैं। तो उनकी सेक्रेड की है कल्पना है, यानी उसे हम अगर धर्म कहना चाहे तो कह सकते हैं। लेकिन ज्यादातर उनके धर्म जो है वो ओपन नेचर के साथ जुड़े हैं। और नॉर्थ ईस्ट में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसमें से कुछ लोग क्रिश्चियन बने, कुछ लोग बुद्ध बने, कुछ हिंदू बनाने की कोशिश है। लेकिन बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी ये सब बाद में आए, लोग पहले थे। तो ये आदिवासी हिंदू है या आदिवासी और कोई है या आदिवासी, ये सब 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 गलतफहमी है। और आज हमारे दुर्दैव से इस देश में उसके लिए बड़ा स्कोप है, बड़ी जगह है। लेकिन आने वाले समय में जब साइंस लोग स्वीकारने लगेंगे और ये जो प्रोपेगेंडा है उससे दिमाग थोड़ा साफ हो जाएगा, उस यानी वो दिमाग से थोड़ा साफ हो जाएगा प्रोपेगेंडा, तो लोग जानेंगे कि ये आदिवासी जो है वो किसी एक विशिष्ट धर्म के नहीं है। उनके अंदर बहुत सारे बीसों दर्जनों अलग अलग धर्म है। कोई पेड़ की पूजा कर रहा है, कोई और किसी की, कोई जानवर की कर रहा है, कोई मिट्टी की कर रहा है, कोई पंछी की कर रहा है, कोई मछली की कर रहा है। ये सब अलग अलग है और उनके ऊपर एक ही उनके ऊपर कुछ थोपना, उनको एक ही टोपी पहनाना, ये ठीक नहीं होगा। एक आदिवासी दोस्त थे, अभय खाका, दुर्दैव से बहुत जल्दी उनका मृत्यु हुआ, बहुत जवानी में मृत्यु हुआ। बहुत अच्छे स्कॉलर थे। अगर वो जिंदा रहते कुछ समय और 10, 20, 25 साल, तो डॉक्टर अंबेडकर ने जो हमारे दलितों के लिए काम किया वो आदिवासियों के लिए कर सकते थे। उनकी एक छोटी कविता है, आपकी इजाजत से मैं पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि वो खुद बोल रहे कि आदिवासी कौन है, आदिवासी कौन है, आदिवासी के जुबान से सुनना ये सबसे। और तो मैं शायद आपकी परमिशन से ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे जैसे लोग काफी बार उन आदिवासियों के प्रति एक अननेसेसरी सहानुभूति यानी चैरिटी का भाव रखते, चैरिटी, दया करे। जरूरत नहीं है। शायद इस देश को ये देश भूल गया है, लेकिन जानना जरूरी होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब थी उसमें आदिवासी के प्रतिनिधि थे। जयपाल मुंडा ये ऑक्सफोर्ड में पढ़े थे, ही वॉज एन आदिवासी, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, आईसीएस एग्जामिनेशन पास हुए थे। और इतना ही नहीं, वो इंडिया की जिस टीम में ओलंपिक हॉकी में लिया, वो ऑक्सफोर्ड के हॉकी टीम के कैप्टन रहते थे। और जिस टीम में 1936 हमारी जो हॉकी टीम थी ओलंपिक गई, उसके कैप्टन थे। ही वॉज ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। यानी आदिवासी पे तरस खाना जरूरी नहीं है। ट्रीट देम विथ रिस्पेक्ट, ट्रीट देम विथ, वो लोअर है और हम हायर, ऐसा नहीं है, बल्कि उल्टा है। वो एक्चुअली फ्यूचरिस्टिक काइंड ऑफ सोसाइटी है जो इकोलॉजी को भी जिंदा रखेगी और इंसान को भी जिंदा रखेगी। पागल नहीं है, वो संतुलित है। इट्स ए बैलेंस सोसाइटी। और इसलिए ये जो अभय काका जो है झारखंड के थे, इज ए वेरी ब्राइट मैन। इंग्लैंड गए थे, पढ़ाई करके वापिस आए, जेएनयू में शायद पढ़ा रहे थे, जल्दी मृत्यु। वो कह रहे, आई एम नॉट योर डेटा, आई एम नॉट योर डेटा, नॉर एम आई योर वोट बैंक, आई एम नॉट योर प्रोजेक्ट or any exotic museum object. I am not the soul waiting to be harvested, nor am I the lab where your theories are tested. I am not your cannon fodder or the invisible worker or your entertainment at India Habitat Center.
I am not your field, your crowd, your history, your help, your guilt, medallion of your victory. I refuse, reject, resist your labels, your judgments, documents, definitions, your models, leaders, and patrons. They deny me my existence, my vision, my space. Your words, maps, figures, indicators, they all create illusions and put you on a pedestal from where you look down upon me. So I draw my own picture and invent my own grammar. I draw my own picture and invent my own grammar. I make my own tools to fight my own battles for me, my people, my world, and my Adivasi self. ये आदिवासी सेल्फ है. बहुत बढ़िया, इससे अच्छी तो क्लोजिंग कोई नहीं हो सकती. बस एक चलते चलते हम एक सवाल और जरूर पूछ लेंगे, क्योंकि अभी जून या जुलाई में लाल किले में बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, अमित शाह जी ने संबोधित किया था बिरसा मुंडा जी की याद में. तो उसमें ये एक संदेश दिया गया था कि ये आदिवासी हम ही हैं और यानी कि हिंदू हैं. इसको बस एक आखिरी में समझा दीजिए कि ये सही है या गलत है, बस हम लोग. कभी आदिवासी लाल किला देखने आए बस्तर के जंगलों से या गुजरात के आदिवासी गांवों से या तो कई उड़ीसा के जो गांव है जहां उनको कभी अपना बच्चा मर जाता है तो स्मशान के लिए हाथ में लेके 7-8 किलोमीटर चलना पड़ता है. ऐसे आदिवासी कभी लाल किला आए, आपने देखा है? लाल किला कौन लोग जाते हैं? जिनको दिल्ली की सत्ता आकर्षित करती है वो जाते हैं. और लाल किले से जो भाषण होते हैं वो सत्ता के तरफ दोनों आंख रखे और बाकी दुनिया और देश के तरफ बिल्कुल आंखें बंद करके भाषण होते हैं. ऐसे भाषण जो भाषण देते वो खुद भी सीरियसली नहीं लेते. और ऐसे भाषण आदिवासियों ने सैकड़ों साल सुने हैं और कभी भी उस भाषणों से आदिवासियों का कोई ताल्लुक नहीं होता है. सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से कम समय में समझाया. आगे भी हम आपसे इस तरह की चर्चाएं जारी रखेंगे. तो कुछ आप सर जल्दी जल्दी कहना चाहेंगे सर कुछ? हाँ, मैं जाते जाते इतना कहूंगा कि आदिवासियों के बारे में कोई भी ओपिनियन मत बनाना. केवल कभी फुर्सत मिले तो उनके गांव चले जाना और वहां जाके देखना कि उनकी समाज में स्त्री और पुरुष का रेशो कितना है. तो आपको देखने मिलेगा कि वहां स्त्री की इज्जत इतनी होती है कि स्त्री पुरुष रेशो, मेल फीमेल रेशो उनका पूरे देश के सभी रेशो से बहुत ऊपर है. वो स्त्री को भी संभाल सकते हैं, जमीन को संभाल सकते हैं और खुद की इज्जत और इंसानियत संभाल सकते हैं. इसलिए मैं मानता हूं कि वो फ्यूचर ह्यूमैनिटी है. फ्यूचर, उन्होंने कोई थ्योरी नहीं पढ़ी है लेकिन वो थ्योरी जीते हैं, वो थ्योरी सिखा सकते हैं, वो हमारी जीवन दृष्टि बदल सकते हैं. कभी जाके देखो, चैरिटी के नजर से नहीं लेकिन कुछ सीखने के हेतु से बहुत कुछ सीखने मिलेगा. मेरी जिंदगी में मैंने आदिवासियों के पास से बहुत सीखा है, अनलिमिटेड सीखा है. शुक्रिया सर, हम भी इसी तरह से सीखते रहेंगे और आगे सबको साझा करते रहेंगे. तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाजत दें. नमस्कार.